हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़। तो उसमें चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी उसको पढ़ लिया था। हालांकि उसके जो 2 लेक्चर्स आए थे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वो बहुत लेंदी हो गए थे, मुझे पता है। बट मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको घर पे पढ़ लोगे। जैसे उसमें अगर कोई भी एक एग्जांपल आए कि अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैंने उस चीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बॉइंट फोर्स या उत्प्लावकता, जो उत्प्लावन बल आया है, तो उसको भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। तो मेरी तरफ से मैंने उसमें हर एक बेसिक चीज़ को एक्सप्लेन करा, इसलिए वो इतना लेंदी बन गया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अब दोबारा कोई भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो 2 वीडियोस वापस से देख के और अपने नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से एकदम बेसिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि अल्फ्रेड वैगनर ने इसमें क्या क्या चीज़ें, एजम्पशन उनका क्या था और उन्होंने क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, और प्लस उनकी क्या जो थ्योरी थी वो कहाँ तक सही थी और कहाँ पे उनकी थ्योरी जो थी वो गलत हो गई। ठीक है। खैर, आज हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो उनकी आलोचनाएं हैं कि उनकी जो थ्योरी थी उसको क्यों नकार दिया गया, उसके किस पार्ट को नकार दिया गया, बेसिकली वो हम लोग देख लेंगे कि उनका क्रिटिसिज्म जो था वो किस बेस पे हुआ। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, तो इसकी इसकी जो आलोचना है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, या इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको हम लोग देख लेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है। हमको पता है किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने। इन्होंने क्या बताया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। फर्दर और गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया जो थे वो ब्रेक होते गए। गोंडवाना लैंड किस में ब्रेक हो गया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, और जो लॉरेंशिया था वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। ठीक है। फिर ये और फर्दर ब्रेक होते रहे एंड सो ऑन। तो उन्होंने जो ब्रेक होने का रीजन बताया था, जो बेसिकली जो उन्होंने बताया कि क्या ये जो सीडीटी था इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि उसके पीछे लगे कौन से बल थे, कौन से बलों ने इस पेंजिया को तोड़ दिया। तो हम लोगों ने वहां पर 3 बल इसके ड्राइविंग फोर्स पढ़े थे, बड़े अच्छे से याद रखिएगा इसको। जो सबसे पहला बल था वो हमने क्या पढ़ा था अपना, टाइडल फोर्स, जिसको ज्वारी बल कहते हैं, ज्वारी बल कहते हैं हिंदी में। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था, उत्प्लावन, जिसको बॉयंट फोर्स बोल रहे थे। और जो तीसरा था वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जिसको क्या बोल रहे थे, अपकेंद्र बल बोल रहे थे। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल। तो देखो अब कैसे इसकी आलोचना हो गई। जो सबसे बड़ी आलोचना हुई थी वो इस टॉपिक में हो गई थी, वो इस टॉपिक में हो गई थी ड्राइविंग फोर्स की आलोचना। तो इस आलोचना में क्या बोला गया, इस आलोचना में बोला गया कि भाई जो टाइडल फोर्स है, तो ये जो ज्वारी बल है, तो अब वैगनर ने बताया कि सन और मून जो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल पुल बना रहे हैं, पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल पुल से पृथ्वी को खींच रहे हैं अपनी ओर, एक आकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ज्वारी बल। ज्वारी नाम, टाइडल नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि हमको पता है इसी ज्वारी बल से हमारे जो सागर हैं, जो समुद्र हैं, उसमें क्या होते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हाई टाइड्स, लो टाइड्स का नाम सुना होगा। तो वो चीज़ें डेवलप होती हैं, तो ये किसके पुल से होती है, इसको कौन घसीटता है, इसको कौन आकर्षित करता है, वो हमारे सन और मून है। तो उन्होंने बता दिया कि सन और मून जो है वो हमारे कॉन्टिनेंट को भी आकर्षित कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो जो है वो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको पुल कर सके, इनको अपनी तरफ खींच सके। तो पेंजिया का जो ब्रेकअप हुआ था वो इस फोर्स से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये हमारे कॉन्टिनेंट्स को, हमारे जो लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट है, जो सियाल है, उसको ब्रेक कर सके। ठीक है। दूसरा फोर्स क्या था, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में क्या बताया था कि जो लिक्विड होता है वो अपने अपवर्ड साइड हर ऑब्जेक्ट पे एक बल लगाता है, उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो अब चूंकि अब देखिए ये दोनों फोर्स जो थे वो कैसे उनकी आलोचना करी गई। देखिए सीडीटी में अल्फ्रेड वैगनर ने एक और चीज बताई थी, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो किस चीज के बने हुए हैं, वो बने हुए हैं सियाल के। जो हमारा ओशियन है वो किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ है सीमा का, सिलिका और मैग्नीशियम का, ये सिलिका और एल्युमिनियम का। और तीसरी चीज इन दोनों चीजों को कंक्लूड करके, डिराइव करके आती है, वो क्या आती है, वो ये आई थी कि जो सियाल है वो किस पे फ्लोट कर रहा है, वो सीमा पर फ्लोट कर रहा है, यानी तैर रहा है।
जो सियाल है वो किस पे फ्लोट कर रहा है, यानी कि अगर ये बात करी जाए ये सियाल है तो ये इसके नीचे क्या होगा, ये सीमा है। तो ये जो सियाल है वो किस पे फ्लोट कर रहा है, सीमा पर। तो ये थ्योरी तो थी, ये बिल्कुल गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि एडवर्ड सुइज जो एक जोग्राफर थे जिनकी हेल्प ली थी अल्फ्रेड वैगनर ने ये कॉन्सेप्ट समझाने में, तो इन्होंने बताया कि जैसे जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सियाल, इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सीमा, और इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, नीफे। तो ये हमारी एक ओल्ड थ्योरी थी और ये फॉल्स इस वजह से हो गई कि जब आगे चल के हम लोगों ने इसको और रिफाइन करा तो बेसिकली ये बात हुई कि जो हमारा ऊपर वाला परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल, और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, कोर। इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके हैं अपने इसके पहले वाले चैप्टर में, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अर्थ में। तो हम लोग देखेंगे तो ये थ्योरी हम लोग की एक्सेप्टेबल थी, ये थ्योरी फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई, देखो भाई, जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियन है ये दोनों ही किससे बने हुए हैं, हमारे क्रस्ट पे। ये दोनों ही बने हुए हैं किससे, हमारी क्रस्ट से। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात कर लें और ओशियन की बात कर लें तो ये हमारे क्रस्ट से बने हुए हैं। जबकि वैगनर ने क्या बोला कि जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल के बने हैं, और जो ओशियंस है वो किसकी बनी है, सीमा के बने हैं। तो और जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है। अगर बात करी जाए क्रस्ट जो है वो किस पे तैर रहा है, मेंटल पे। जबकि दोनों चीजें जो है वो दोनों ही चीजें क्रस्ट से बनी हुई हैं। दोनों ही चीजें, ये जो सियाल वर्ड यूज हो रहा है इसकी जगह हम क्रस्ट लिखेंगे तो क्रस्ट से ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज थी, तो दोनों ही चीजें जो थी वो क्रस्ट से ही बनी हुई है। लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। और चाहे कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करें, चाहे ओशनिक क्रस्ट की बात करें, तो दोनों ही किससे बने, क्रस्ट से बने। तो जब जो सीमा है वो भी क्रस्ट का हिस्सा है, वो भी सॉलिड है, तो सीमा लिक्विड हो नहीं सकता, और लिक्विड नहीं हो सकता तो उस प्लावन बल की बात गलत हो जाती है। तो इस तरीके से जो था वो इनके ड्राइविंग फोर्स में ये प्रॉब्लम थी, जो क्रिटिसिज्म इसका हुआ कि भैया टाइडल फोर्स इतना इंटेंसिटी इसकी नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट को पुल कर सके। और दूसरा उत्प्लावन बल कि भैया ये जो सियाल है वो सीमा पर नहीं तैर रहा है, जबकि सियार और सीमा यानी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन दोनों ही क्रस्ट का पार्ट है, और क्रस्ट जो है वो मेंटल पे तैर रहा है, ना कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है, ठीक है ना। सियाल सीमा एक ही चीज है, ये ऐसा बताया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी आलोचना हो गई। देखो इनकी थ्योरी जो थी कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया रहा होगा, वो ब्रेक हुआ और वो फ्लोट करने लगा, ये एकदम सही है ना। पहले कोई ना कोई ऐसा एक सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा, और जैसा कि प्रूफ क्या दिया इन्होंने, जैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स था उसका प्रूफ दिया, या जिग्सॉ फिटिंग का प्रूफ दिया। तो ये प्रूफ जो थे ये काफी वैलिड माने गए, क्योंकि इन पर रिसर्च भी हुई आगे चल के, और ये चीज देखी गई कि नहीं, जो कोस्टल लाइंस हैं वो आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं, नहीं। और जो फॉसिल्स हैं जो एक देश से एक कॉन्टिनेंट से बेसिकली दूसरे कॉन्टिनेंट में पाए गए, जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं वो कैसे पाए गए एक जगह से दूसरी जगह, जबकि उनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस था, पूरे पूरे ओशियन आ रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल है। जो कोल्स हैं, तो कोल्स जो हैं वो देखा गया नॉर्वे स्वीडन में मिल रहे हैं, जबकि कोल जो है वो कहाँ पे मिलने चाहिए था, इक्वेटर के पास, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा कोल के जो निक्षेप होते हैं, कोयले के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर जोन पे मिलते हैं, जबकि हमको देख रहे हैं नॉर्वे में, रशिया में कोयला मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है भाई। तो ये सारी चीजें जब अध्ययन करने के बाद पता चला कि भाई इनकी थ्योरी तो सही है, बट जो ये तर्क दे रहे हैं, जो रीजन दे रहे हैं, जो कारण दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल नहीं है, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी आलोचना करी गई, इनके कारणों की, ना कि इनकी थ्योरी की, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, अब इसी टॉपिक में हम लोग को आगे दूसरी थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कि वो थ्योरी जो है बेसिकली क्या कहती है इस टॉपिक के बारे में। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो अब पता है करंट क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी ऐसा आपने सुना होगा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें या फिर बात करें कि ओशियन करंट की, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ मतलब स्टेशनरी मोड में है, स्थिर है, तो वो करंट नहीं होता। करंट हमेशा क्या होता है, मूविंग कंडीशन में। तो अगर ओशियंस की बात करें तो ओशियन में जो वाटर होता है तो वो अगर स्टेबल कंडीशन में है, वो ठहरा हुआ है, पानी है,
तो उसको करंट नहीं बोलेंगे। जब वो पानी बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये ओशनिक करंट है, ठीक है। तो ऐसे करंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसे बह रही है, कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है। तो देखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो थी, इसको एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सबसे बेसिक है कि ये थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, उस जोग्राफर का नाम था आर्थर होम्स। 1930 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आर्थर थोम्स नामक जोग्राफर ने जो हमें थ्योरी दी थी उसी का नाम था संवहन धारा सिद्धांत, ठीक है। अब ये एक स्टेप आगे गए किसके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के। इन्होंने सेम चीज़ें जो थी, पेंजिया कैसे टूट रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन अपनी तरह से दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं तक इनकी थोड़ी सी थ्योरी जो थी वो वैलिड हो गई। अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो आलोचना थी उसको ये दूर करेंगे किस तरीके से, कि बताएंगे कि भैया मेरा जो ये सिद्धांत है ये कैसे काम करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में इसमें देख लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, हमें पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है क्या, क्रस्ट है हमारी, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका रहता है, अभी अगर क्रस्ट के बाद वाली लेयर की बात करें तो क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस लेयर को बोल देते हैं क्या, मेंटल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, मेंटल का ही हमको यूज़ है इस पूरी थ्योरी में। इस पूरी लेयर को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये आता है हमारा क्या, आउटर कोर आ जाता है। और फिर इसके बाद जाते हैं तो हमारा कौन सा कोर आ जाता है, ये हमारा इनर कोर आ जाता है, ठीक है। तो खैर ये हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे पी और एस वेव जो थी, सीस्मिक वेव्स थी, उन्होंने क्रस्ट मेंटल कोर की जो इसकी जो स्टेट है, इसकी लिक्विड स्टेट में, कौन सॉलिड स्टेट में है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें सीस्मिक वेव्स पी और एस ने एक्सप्लेन कर दी थी। खैर हमारा आज का मोटिव ये है कि हमें कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है वो पढ़नी है और इसको अच्छे से समझना है। तो देखो होता क्या है, ये जो हमारी लेयर है, जो शेडेड पोर्शन बना रखी है, हमारी क्या है, ये हमारी क्रस्ट है। अगर क्रस्ट की बात करें तो अगर हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं, लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल है। इसको हमेशा याद कर लो, इस इक्वेशन को, या समझ लो। अपर मेंटल के अपर का पार्ट जो है वो क्या है, वो किस में ऐड हो जाता है, लिथोस्फीयर में ऐड हो जाता है। इसी लिथोस्फीयर, यही जो लिथोस्फीयर है, जिसको ऐसे अगर इसको डायग्राम को समझो तो ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है। तो मेंटल का अपर पोर्शन ले लें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक यही क्या हो जाती है, लिथोस्फीयर हो जाती है। और जैसे ही लिथोस्फीयर ख़त्म होती है तो लिथोस्फीयर के ख़त्म होते ही यहाँ पे मेंटल का कुछ पोर्शन जो रेड से आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। पूरी जो लिथोस्फीयर है वो किस पे फ्लोट हो रही है, एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट हो रही है। अब इसी लिथोस्फीयर के जो टुकड़े होते हैं, इसी के जो पीसेस हैं, ब्रोकन पीसेस हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि लिथोस्फीयर जो है ये पूरा एक नहीं है, ये बीच बीच में क्या है, ब्रेकडाउन है, इसमें बीच बीच में इसमें ब्रेक लगा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर का जो ब्रेक लगा होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्लेट्स, ठीक है। और ये जो प्लेट्स हैं किस पे फ्लोट कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही हैं। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे कौन सी लेयर आती है, मेंटल। अब देखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है ये बेसिकली कहती क्या है, ये कहती है कि भाई मेंटल जो है इस पे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है, ये क्या हैं, ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो ये सारे एलिमेंट्स वो हैं। अब हमको पता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वतः विघटित होते हैं। कुछ एलिमेंट्स इसमें जो होते हैं जो स्वतः विघटित होते हैं और विघटित होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा। इस मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेल्फ जो है एमिट हो जाते हैं। एमिट होके क्या करते हैं, रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। तो इन रेडिएशन की वजह से, अब कहीं पर भी रेडिएशन हो रही होगी तो वहां पे एनर्जी हो रही होगी, वहां पे एनर्जी हो रही होगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा।
ये हम लोग बिग बैंग जो हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस करा था उसमें ये चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक सी चीज़ें, कि कोई भी एलिमेंट है वो अगर विघटित होता है तो उससे रेडिएशन निकलता है, अगर रेडिएशन निकलता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अब देखो ध्यान से, जब हमको पता है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एक तो मेंटल में, जब याद करो जब हम लोगों ने लेक्चर मेंटल पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मेंटल का टेम्परेचर जो है, अगर अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें तो 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर किसका हो जाता है, अकेले मेंटल का हो जाता है। जब अकेले मेंटल का इतना टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कोई भी जो सॉलिड है वो हल्का सा तो मेल्ट होएगा ही। अब जब मेल्ट होगा तभी, यही रीजन है कि मेंटल में ही क्या पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर, जो कि सेमी मोल्टन फॉर्म में है, एक गर्म गलित पदार्थ है। और यही एस्थेनोस्फीयर जो है ये किसका सोर्स है, मैग्मा का। यहीं से मैग्मा बन बन के निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ठोस पदार्थ हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो द्रव अवस्था में मतलब गल जाते हैं, इनके मेल्ट हो जाता है। अब पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होता, वो हल्का सा सॉलिडिफाइड रहते हैं, गर्म गलित पदार्थ। मोल्टन क्या होते हैं, मोल्टन ठोस प्लस सॉलिड प्लस गैस, मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है, जब मैग्मा की प्रॉपर्टीज है। तो अब मेंटल में ही क्या होता है, मेंटल में इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो यहां पर कोई भी पदार्थ जो है वो सॉलिड अवस्था में नहीं रह पाता, तो वो क्या होता है, हल्का सा मेल्ट हो जाता है, हल्का सा वो गल जाता है। अब देखो, एक तो रीजन है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेंटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हाई टेम्परेचर है। दूसरा रीजन है कि यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मेंटल में ही मिलते हैं, इस वजह से इनसे भी जो रेडिएशन निकलती है उसका भी टेम्परेचर होता है। जहां पे देखो रेडिएशन होगी वहां पर टेम्परेचर तो होगा ही, तो वो और टेम्परेचर इनका इंक्रीज करता है। अब देखो ये जो रेडिएशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये जो रेडिएशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडिएशन है वो क्या करता है, वो एनर्जी एमिट करता है। अब यही एनर्जी क्या होती है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि कोई पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स रॉक्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये रॉक्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या हैं, ये सब रॉक्स हैं, ये चट्टाने हैं। अब मेंटल, चाहे वो क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो, चाहे वो बना तो चट्टानों से है ना, पूरी पृथ्वी में चट्टानों की जो है हम लोगों ने लेयर्ड स्ट्रक्चर, उनका परतदार स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ये सब क्या है, रॉक्स हैं। तो कोई भी एनर्जी एमिट करती है तो वो क्या करेगी, एनर्जी, अब देखिए एनर्जी, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी किसी भी एक रॉक को पुश करेगी। एक पार्टिकल यहां पर है, इसमें इसके पास एनर्जी गई और एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब यहां आसपास चारों तरफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इससे एनर्जी निकल रही है। एनर्जी क्या कर रही है, इन पार्टिकल्स में स्टोर हो रही है, इन पार्टिकल्स में स्टोर हो रही है। अब जब इन पार्टिकल्स में एनर्जी स्टोर हो रही है तो एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या है, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी पार्टिकल अभी क्या है, एकदम स्टेबल कंडीशन में है, अभी शांत है, ठीक है, इसमें बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, बाहर से, अब एनर्जी भी क्या है, एक बल लगा रही है ना, हम इसको धक्का दे रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं, और ये बल का और इसका सिनोनिम क्या है, हम बोलेंगे हम इसमें एनर्जी लगा रहे हैं। तो अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एकदम स्थिर कंडीशन में है, मैं यहां जोर से इसमें पंच कर दूं तो इसमें फोर्स लगा दूं या इसमें एनर्जी दे दूं तो ये क्या होगा, हो सकता है यहां से ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है इसका जो ये अभी स्टेबल कंडीशन में है, हो सकता है ये मूविंग कंडीशन में हो जाए। अगर इसके पीछे दीवार ना होती है, ऐसे लटक रहा होता दीवार से, अगर और स्टेबल कंडीशन में होता, अगर मैं इसमें ऐसा पंच कर देता तो ये ऐसा मूविंग करने लग जाता, ये ऐसा सिंपल पेंडुलम की तरह मूव करने लग जाता। तो सेम एज इट इज यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि अगर ये पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में है और कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी जैसे ही इस पार्टिकल को टच करेगी तो यानी इसमें फोर्स लगाएगी, और जैसे ही अब एनर्जी जो है वो इस पार्टिकल में स्टोर हो जाएगी और इस पार्टिकल को क्या कर देगी, अब इस पार्टिकल को मूविंग कंडीशन में कर देगी। ये जो एनर्जी, क्या हमने पढ़ा है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी जो एनर्जी थी वो इसमें इस पार्टिकल में स्टोर होकर इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पदार्थ के पास अपनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो पदार्थ पहले कैसा था, स्टेशनरी कंडीशन में था, मूव करने लग जाएगा। जब ये पदार्थ मूव करने लग जाएगा तो हो सकता है ये इस पदार्थ को भी टच कर दे। अभी ये पदार्थ स्थिर अवस्था में था, अब इसको भी मूव कराने लग जाएगा, ये पदार्थ इसको टच कर देगा, ये पदार्थ इसको टच कर देगा। तो कहने का मतलब है जब ऐसी चीजें होती हैं तो इसको बोल रहे हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और पदार्थ जो है वो गतिज अवस्था में मूव करने लग जा रहे हैं, जब गतिज अवस्था में मूव करने जा रहे हैं तो पूरी मेंटल जो है वो मूविंग कंडीशन में आ जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको बताया था, खैर ये आपके मतलब ये हम लोग को जानना नहीं है, बट जिनका ऑप्शन ज्योग्राफी होता है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर क्रस्ट की बात करें, मेंटल की बात करें, कोर की बात करें, अब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो कोर, जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है, वो भी रोटेट कर रहा है, जो मेंटल है वो भी रोटेट कर रहा है, जो क्रस्ट है वो भी रोटेट कर रहा है, बशर्ते इनकी रोटेशन की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि पूरी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है
तो अर्थ के रोटेट करने से जो पृथ्वी के अंदर लेयर्स हैं, चाहे वो क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो, ये भी रोटेट करती हैं, बशर्ते इनकी जो रोटेशन की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। इसी वजह से जहां क्रस्ट और मेंटल जहां पर खत्म होते हैं वहां पर एक बाउंड्री हम लोग बनाते हैं कि भाई ये जो है ये पृथ्वी है, ये है क्रस्ट और ये है मेंटल, ये है कोर, तो ये बाउंड्री। तो हम लोग इसी को क्या बोल रहे थे, इसी को याद करिए, हम लोग बोल रहे थे मोहो। ये डिसकंटिन्यूटी रीजन था। डिसकंटिन्यूटी रीजन का मतलब है ये जो पूरी ऊपर की परत है ये अलग वेलोसिटी से मूव करती है, मेंटल अलग वेलोसिटी से मूव करती है। तो इसीलिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक दूसरे में जब अलग अलग, देखो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगी तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। इसी घर्षण से निकलती है एनर्जी और वही क्या करती है, वही मेंटल को गलित पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है और उसी से निकलता है मैग्मा। सेम एज इट इज मेंटल और कोर के बीच में भी घर्षण होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी कुछ पोर्शन आप देखते हैं, आउटर कोर जो है पूरा लिक्विड में क्यों है, क्योंकि भाई मेंटल और जो कोर है वो भी एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं। एक दूसरे पर क्यों घर्षण हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की रोटेशन की स्पीड अलग अलग है। अगर इक्विलिब्रियम में होते, अगर साम्य अवस्था में होते तो दोनों एक साथ आगे जाते, पीछे आते, रोटेट करते, आगे पीछे ऐसे करके रोटेट करते। बट ये लोग क्या है, अलग अलग, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो तेजी से रोटेट कर रहा है, ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं घिस रहे हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एनर्जी, इस डिसकंटिन्यूटी रीजन में एनर्जी हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी रीजन, क्योंकि ऊपर की स्पीड अलग, डेंसिटी अलग, टेम्परेचर अलग, नीचे की स्पीड अलग, डेंसिटी अलग, टेम्परेचर अलग। मैंने बताया था डिसकंटिन्यूटी रीजन का दो जो उसका बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या होता है, घनत्व और ताप। घनत्व और ताप अलग होता है, तो उस हिसाब से हम लोग लेयर में एक बाउंड्री बना देते हैं, एक सीमा बना देते हैं कि इसके ऊपर का घनत्व इतना, इसके नीचे का घनत्व इतना। तो इसी वजह से तीसरा उसका भी एक फैक्टर होता है, उसका फैक्टर का नाम है स्पीड, ठीक है। हर परत की अपनी एक स्पीड होती है जिसपे वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि मेंटल को गति कैसे मिल रही है। मेंटल को गति मिल रही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो रेडिएशन हर पार्टिकल को मूव करा दे रहा है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच करके मूव कर दे रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो हर पार्टिकल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी आ रही, तो पूरा मेंटल जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो जब पूरा मेंटल जो है वो मूव कर रहा होगा, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब कुछ नहीं बचा इस थ्योरी में। देखो अब होता क्या है, अब ये मूव कैसे करते हैं। अंदर की जो मेंटल के अंदर की जो चट्टाने हैं, मेंटल के अंदर की जो चट्टाने हैं वो किस तरीके से मूव करती हैं। देखो एक ये डायग्राम देखो, ठीक है, दूसरा डायग्राम देखना। तो देखो ध्यान से, ये एक चक्रीय आकार में गति कर रहे हैं। ये सारी जो चट्टाने हैं ये रॉक्स हैं। अब देखो ये किसी, इसका पैटर्न दिख रहा है ना। अब जैसे कोई वेव है वो उसका पैटर्न होता है, तो इसको बोलते हैं कि ये करंट है। ये क्या हो जाता है, ये करंट, एक निश्चित पैटर्न में मूव करना करंट है, ओशियन करंट्स। तो ये जो चट्टाने हैं वो इस तरीके से चक्री मूव कर रही हैं, एक साइकिल में मूव कर रही हैं, एक साइकिल में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। एक साइकिल बना रही हैं, एक लूप ऐसा चल रहा है, उसमें मूव हो रहा है। अब ध्यान से देखो यहां पर, अब ये जो मूव हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इसको नाम देते हैं क्या, सेल। इसको क्या नाम देते हैं, सेल। इसी को बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन सेल। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, ये क्या है, कन्वेक्शन सेल है। सेल देखो जैसे हमने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, वायुमंडल जब आपने पढ़ा होगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें 3 टाइप के सेल बनते हैं, हेडली, फेरल, पोलर। ये सेल कहाँ बनते हैं, वायुमंडल में। एक चक्री लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब विंड मूव करती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेल बन जाता है। जैसे आपने एल नीनो पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में समुद्र के नीचे एक सेल बनता है, वाटर, जिसको सेल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेंटल में भी एक सेल बनता है, उसको कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। और ये कैसा, चक्री होता है। और ये घूम जो रही है वो क्या है, चट्टाने घूम रही हैं। ये अंदर चट्टानों के छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, उसमें क्या हो गया, वो करंट के फॉर्म में घूम रहा है। अब करंट के फॉर्म में घूम रहा है तो अंदर क्या है, पूरी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो देखो ध्यान से, कुछ का पैटर्न ऐसा है, कुछ का पैटर्न ऐसा है, कुछ का पैटर्न ऐसा है, कुछ का और ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से कई सारे सेल बनते हैं पूरे मेंटल में। अब देखो ध्यान से,
इस वाले दो सेल्स को जरा ध्यान से देखना, ये वाले दो सेल देखो क्या करते हैं, ये लगातार क्या कर रहे हैं, ये देखो इसको क्या बोल रहे हैं, ये लगातार ऐसे एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये सेल देखो, ये इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। तो ये क्या करता है, धीरे 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 ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है, ऊपर वाली क्रस्ट है, इसको फोर्स लगाता है, इसमें फोर्स लगाता है। ये वाला सेल भी फोर्स लगाता है, ये वाला सेल भी फोर्स लगाता है। तो धीरे धीरे जब क्रस्ट में नीचे से ये लोग फोर्स लगाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई क्रस्ट में सबसे पहले क्या होगा। अब देखो हमें पता है जब डाइवर्जेंट की बात आती है तो ये, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं कि ये कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। जब दो विपरीत ऐसा फोर्स लगाया जाता है टेंशन फोर्स, जब दोनों लोग पास आ रहे होते हैं तो ये क्या होता है, कंप्रेशन, वलन, तो टेंशन फोर्स बनता है। और टेंशन फोर्स बनते ही सबसे पहले क्या हो जाता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बाद क्या हो जाता है, क्रैक। क्रैक के बाद क्या हो जाता है, फॉल्ट। ये 3 स्टेप बेसिक ज्योग्राफी है भाई, ये रटी होनी चाहिए, रट क्या लो, समझ लो, कैसे भी करके इनको पढ़ो, हर चीज में इसका यूज है, ठीक है। तो देखो जो कन्वेक्शन यहां पे सेल देख रहे हो ध्यान से, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, दोनों ऐसे, और दोनों जब ऊपर भूपर पट्टी पे दबाव बना रहे हैं तो एक, तो ऊपर जब दबाव बना रहे हैं तो इस एक कंडीशन आएगी कि ये इस क्रस्ट को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो अभी देखो, अभी पूरा क्रस्ट जो था वो एक जैसा था, पूरा जो क्रस्ट था वो एक जैसा था। अभी क्या करा इन्होंने, यहां से ब्रेक कर दिया, यहां से क्रस्ट को ब्रेक करा, तो क्रस्ट का एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब देखो गति कैसे हो रही, अब यहां का जो संबंध, यहां का जो कन्वेक्शन सेल है वो इस वाले पार्ट को इधर की तरफ मूव कराएगा, जो ये वाला कन्वेक्शन सेल है वो इस वाले पदार्थ को इधर की तरफ मूव कराएगा, क्रस्ट को। तो देखो यहां पर क्या है कि दो कॉन्टिनेंट क्या हो रहा है, आपस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यही रीजन रहा, पहले पूरा पेंजिया एक था, अब क्या हुआ, पेंजिया के नीचे क्या काम कर रहा होगा, मेंटल होगा। मेंटल में ऐसे कन्वेक्शन सेल बने होंगे, तो जहां पर भी दो कन्वेक्शन सेल जो हैं वो इस तरीके का रोटेशन होता है जिसमें डाइवर्ज हो रहे होते हैं, तो वो जब ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो भी डाइवर्ज वाला फोर्स लगाते हैं। तो जब ऊपर वाले वो फोर्स लगा लगा के, क्रस्ट को फोर्स लगा लगा के उसको ब्रेक कर देते हैं, सबसे पहले इसमें होता होगा फ्रैक्चर, फिर पड़ता होगा क्रैक, और फिर जाता होगा फॉल्ट, एकदम अलग अलग हो जाते होंगे। तो इनको गति भी कौन प्रदान करता है, इसी के नीचे जो जस्ट धरती के नीचे हमारे, जैसे जहां पर यहां पर कहीं पर रिफ्ट वैली बनी होगी, रिफ्ट वैली, ठीक है, अभी मैं ये शब्द यूज कर दे रहा हूं मगर याद रखिएगा, जहां पर भी रिफ्ट वैली बनी है तो इसका मतलब वहां पर कैसा है, डाइवर्जेंट कन्वेक्शन सेल उसके नीचे होगा। जैसे द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, तो रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इधर चली गई, बीच में गैप हो गया तो वैली बन गई, खाई बन गई। तो खाई जब बनी, वो बनी कैसे, तो यानी कि पक्का ये बात है कि उस क्रस्ट के नीचे मेंटल में जो कन्वेक्शन सेल काम कर रहे होंगे, उन कन्वेक्शन सेल की जो दिशा होगी वो इस तरीके की होगी कि एक सेल इधर मूव कर जाएगा और दूसरा सेल इधर मूव कर जाएगा। तो ये जो इस तरीके से जो मूवमेंट हो जाएगा, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, ये डाइवर्जेंट होते हैं। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम में जो सेल हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो सेल हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ये जो प्लेट है, ध्यान से देखो, ये जब अंदर की तरफ गति करता है तो ऊपर वाले क्रस्ट को खिसका खिसका के नीचे की तरफ ला रहा है। ये वाला जब अंदर की तरफ गति कर रहा है, अब इसकी गति भी कैसी हो रही है, अंदर की तरफ, इसकी भी गति कैसी हो रही है, अंदर की तरफ। तो ये वाला इस वाले क्रस्ट को जो है वो खिसका खिसका के नीचे ला रहा है। तो अब देखो ये क्या चीज है, ये चीज है कन्वर्जेंट की, ये कन्वर्जेंट कर रहे हैं। अब कन्वर्जेंट का मतलब है क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पर क्या होता है, यहां पर अब जैसे जैसे इसमें कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, अब यहां पर क्या लग रहा है, जहां पे कन्वर्जेंट हो रहा है, जहां पे कन्वर्जेंट हो रहा है वहां कौन सा बल लग रहा है, संपीड़न बल। अब संपीड़न बल लग रहा है तो वहां पे क्या स्थिति हो जाएगी, वलन की। वलन का मतलब क्या है, फोल्डिंग की स्थिति आ जाएगी यहां पर। तो देखो जब दोनों प्लेटों को ये पास ला रहे हैं, कौन पास ला रहा है, ये कन्वेक्शन सेल। क्यों पास ला रहे हैं, क्योंकि इनका कंडीशन, इनकी जो साइकिल का कंडीशन, इनकी जो साइकिल का डायरेक्शन है वो ऐसा है, वो नीचे की तरफ ला रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये कन्वेक्शन सेल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये कन्वेक्शन सेल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो जब ये पास आ रहे हैं तो अपने ऊपर वाली चीज को भी खिसका खिसका के पास ला रहे हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एक क्रैक होगा और एक प्लेट जो है वो सबडक्ट करके अंदर चली जाएगी। एक प्लेट सबडक्ट करके अंदर क्यों चली जाएगी, और कौन सी प्लेट जाएगी, जो हैवी प्लेट होगी। इन दोनों पृष्ठों में से जो क्रस्ट जो है, जो क्रस्ट हैवी होगा वो अंदर जाएगा। और हमको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो क्या होती है, वो हैवी होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल।
ये हम आगे बताएंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको ये भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। मगर अभी के लिए फिलहाल जान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक ओशनिक प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे के पास आ रही हैं, पास क्यों आ रही हैं, क्योंकि उनके नीचे कन्वेक्शन सेल की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, पास आने वाली, वो कन्वर्जेंट डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों प्लेटें पास आएंगी तो एक प्लेट जो है वो टूट के दूसरी प्लेट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, और कौन सी प्लेट, जो हैवी प्लेट होगी वो सबडक्ट करेगी। तो अगर यहां पर ओशियन है, यहां पर कॉन्टिनेंट है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ओशियन प्लेट, हमेशा ओशियन प्लेट जो है उसको अंदर सबडक्ट होना पड़ेगा। अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं तो देखा जाएगा कि फिर किस प्लेट की जो लेंथ है वो ज्यादा है। जो ओशियन प्लेट्स हैं, अगर दो ओशियन प्लेट्स हैं तो किस प्लेट की लेंथ ज्यादा है वो सबडक्ट करेगी। अगर दो डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हैं, ओशियन कॉन्टिनेंट है, तो हमेशा ओशियन सबडक्ट करेगी। तो यहां सबडक्ट करने का मतलब है वो अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अंदर जाएगी तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब पूरे पेंजिया को महसूस करो। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद पूरे पेंजिया का दिमाग में अपने डायग्राम बनाओ, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर ने जो फोर्स बताए थे कि टाइडल फोर्स खींच रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, इन सबको किनारे कर दो। अब केवल ये सोचो कि मेंटल में एक कन्वेक्शन सेल, एक संवहनी धारा बन रही है, संवहनी धारा का एक सेल बन रहा है। वो क्या कर रहा है, जहां पर दो ऐसे सेल बनते हैं जो एक दूसरे से विपरीत जा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्थल खंड को बीच से तोड़ के एक दूसरे से विपरीत लेके जाएंगे। तो जैसे अब पेंजिया टूटा तो पेंजिया, अब पेंजिया था, पेंजिया ये था, पेंजिया बीच से ब्रेक हुआ, इसका मतलब है कि इसी पोजीशन में क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल में ऐसी साइकिल बनी होगी कि वो एक दूसरे से दूर जाते होंगे। तो उसने क्या करा, पेंजिया को तोड़ के ऊपर लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये गोंडवाना लैंड जो था, इस पे इसको ये वर्टिकली ब्रेक हुआ, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब इस पॉइंट के नीचे कहीं पर ऐसा कन्वेक्शन सेल जो है वो काम कर रहा होगा। तो वो क्या हुआ, वो इधर इधर टूट गया। तो अब जहां जहां पर कॉन्टिनेंट्स आपस में मिल रहे हैं, जहां पे प्लेटें आपस में कोलाइड करती हैं, जहां पे ज्वालामुखी देखते हैं, जहां पर अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां पर उनका कोलिजन होता है, तो ये बात तो तय है कि निश्चित तौर पे उस जगह के जस्ट नीचे मेंटल में वहां पर जो कन्वेक्शन सेल है वो ऐसे बन रहा होगा कि उनको पास ला रहा होगा, पास ला रहा होगा। तभी दो प्लेटें जो हैं वो पास आ रही हैं। वो पास आ क्यों रही हैं, क्योंकि उसके नीचे का जो सेल है वो उनको पास लाने की कोशिश कर रहा है। अब जहां पर प्लेटें दूर जा रही हैं तो सेल की डायरेक्शन ये है, जो डाइवर्जेंट की डायरेक्शन है। जहां पर प्लेटें पास आ रही हैं तो सेल का डायरेक्शन कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कन्वेक्शन सेल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ठीक है, कि हर मेंटल में एक कन्वेक्शन सेल काम करता है और वही क्रस्ट को मूव करा रहा है। उसके अलावा कोई बल नहीं है जो इसको मूव करा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जो मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड थी कि हाँ वाकई है कि कन्वेक्शनल सेल डेवलप होते हैं। और ये कन्वेक्शनल सेल डेवलप कैसे होते हैं, ये मेंटल के अंदर की जो चट्टाने हैं, चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वही मूव करने लग जाते हैं। वो क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनसे क्या निकलती है, रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरी जो थ्योरी थी ये थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। आई होप आपको ये पूरी थ्योरी जो है, इसका डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके और इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, कभी ना वीडियो को उसकी लेंथ से मत जज करो कि यार वो 52 मिनट का वीडियो है तो तुम उसको नहीं देखोगे, वो 20 मिनट का है। हाँ, मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 महीने का टाइम है। 4 अक्टूबर को आने वाले 4 अक्टूबर को यूपीएससी है और 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर लगा हुआ है। मैं मानता हूं तुम्हारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुमने बेसिक ही नहीं समझा तो फिर उस टाइम का तुम क्या करोगे बचा के। ठीक है, अगर वहां पर कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल अब देखो यार, सिविल सर्विसेज में जो जीएस का पेपर है उसमें साइंस भी तो आनी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी तो तुम्हें पढ़नी है 10th तक। अगर मान लो उसमें कहीं भी उत्प्लावन बल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और तुमने वो नहीं पढ़ा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है, तो वो क्या होगा यार, वो हमसे आता हुआ सवाल जो है वो मिस हो जाएगा। तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं यार, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि भाई तुम ये भी चीज जान लो, तुम ये भी चीज जान लो, तुम मेरा अच्छी तरीके से यूज कर लो। ठीक है ना, जो मुझे आता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो तुम्हें 100% बता दूं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। ठीक है, जैसा कि बाद में तुम किताबें पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो या फिर अपने नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करो, तो तुम्हें ये लगे कि नहीं यार, हमने अगर अपने 52 मिनट 53 मिनट सर को दिए हैं तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट मिला है। अदरवाइज फिर यार लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतनी मेहनत से वो लेक्चर बनाओ और फिर आप उसको केवल उसके ड्यूरेशन की वजह से नहीं देखते हो तो थोड़ा सा हर्ट होता है। खैर,
तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ड्यूरेशन से लेक्चर को मत जज करो, उसको देखो। उसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इधर उधर की बातें करूंगा या फिर कुछ ऐसा है। मैं तुम्हें टू द पॉइंट चीजें हिट कराने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में वो चीजें अंदर तक बैठ जाएं। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई अदर टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट है तो वो भी तुम्हारे दिमाग से एकदम क्लियर हो जाए। तुम्हें फिजिक्स की बुक भी ना खोलनी पड़े, तुम्हें केमिस्ट्री में भी ना जाना पड़े कि भैया जो मैग्मा होता है वो गाढ़ा क्यों होता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, कि भैया जो प्रेशर है वो टेम्परेचर को किस तरीके से ओवरटेक कर देता है, कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें फिजिक्स में ना जाना पड़े, तो इसलिए मैं तुम्हें वो सारी चीजें भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखो और प्रीवियसली लेक्चर जाके देखो अगर आपने नहीं देखे हैं। और कोई भी दिक्कत हो यार, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्लीज कमेंट करके पूछो, क्वेश्चन पूछो, जिससे मुझे पता चले कि आप जो है वो कहां तक मेरी और आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो ट्यूनिंग है, वो कहां तक बैठ पा रही है। तो हो सकता है कि मुझे अपने मेथड में कुछ कन्वर्जन भी लाना पड़ जाए। तो आप जैसा आप कमेंट करोगे, जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कहां दिक्कत हो रही है। तो मैं हो सकता है कि अपने पैटर्न में भी कुछ चेंज लाऊं, ठीक है। खैर, तो चलते चलते एक और बात कि अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसका कोई कोर्स अवेल करना चाहते हैं, तो कौन सा रेफरल कोड यूज करेंगे आप? रैंक 10 का, ठीक है। इसके मैं बेनिफिट हर लेक्चर में बताता हूं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कि आरती मैम की गाइडेंस में आपको ये सब चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें वो जो है उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके गाइडेंस में आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। प्लस यहाँ के मॉक टेस्ट हो गए, यहाँ का स्टडी मटेरियल हो गया, क्लास नोट्स हो गए, वो सब कुछ इतने ज़्यादा जो हैं अच्छे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और कैसे ज्वाइन करोगे? रैंक 10 रेफरल कोड से, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अब समय बहुत कम बचा है, तो इस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और मुझे बताएं कि जो भी आपको नीड है, जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, वो भी मुझे बताएं कि मैं वीडियो में ऐसे करके ऐसे पढ़ाऊं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।